हेलो बच्चों, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ऑबो प्रिंसिपल। देखो ऑबो प्रिंसिपल क्या बताता है बेटा। ऑबो ये किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है, ये एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है बिल्डअप यानी कंस्ट्रक्शन। यानी ऑबो होता है एक जर्मन वर्ड है, एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन या बिल्डअप। यानी कंस्ट्रक्शन करना है, बिल्डअप करना। जैसे हम एक बिल्डिंग बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो यहाँ पे क्या करते हैं, पहले नीचे से स्टार्ट करते हैं, लो एनर्जी, फिर उसके बाद में ऊपर की तरफ चलते जाते हैं। इन्होंने भी ये बताया था अकॉर्डिंग टू ऑबो प्रिंसिपल। इनके अकॉर्डिंग क्या था कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उन सेल के सबसेल या ऑर्बिटल्स में जाते हैं जिसकी एनर्जी कम होती है, और वो जब लेस एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स कंप्लीटली फिल हो जाते हैं तो उसके बाद में मोर एनर्जी लेवल वाले में इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं। ठीक है, तो आपको बता रहे अकॉर्डिंग टू ऑबो प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू ऑबो प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं मैं। पॉइंट्स वाइज आपको बताऊं तो फर्स्ट ऑफ ऑल लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स आर कंप्लीटली फिल्ड, देन इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स। तो अकॉर्डिंग टू ऑबो प्रिंसिपल फर्स्ट ऑफ ऑल लो एनर्जी ऑर्बिटल्स are completely occupied. Low energy orbitals are completely occupied. Then after electrons are filled in higher energy orbitals. Then after orbitals are filled in higher energy orbitals. बेटा आपको यहाँ पे क्या बताया, सबसे पहले लो एनर्जी ऑर्बिटल वो कंप्लीट फिल कर दो आप, उसके बाद में इलेक्ट्रॉन को किस में भरो, हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स के अंदर भरे जाते हैं। ठीक है, चलो मैं एक एग्जांपल से करता हूँ, साथ में बता दूंगा आपको कैसे पता चलेगा कि लो एनर्जी ऑर्बिटल है, हाई एनर्जी ऑर्बिटल है। इसके लिए हम पढ़ेंगे N+L रूल, जिसके बेसिस पे हमें पता चलता है कि कौन सा एनर्जी लेवल कम है, किसका एनर्जी लेवल ज्यादा है। ठीक है, पहले मैं यहीं पे बात कर देता हूँ, वो उसके पार्ट्स में आ जाएगा। तो यहां पे मैं बताता हूं इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑबो प्रिंसिपल is not applicable. In which of the following ऑबो प्रिंसिपल is not applicable? जैसे ये दे रखा है 2s 2p, ये दे दिया मैंने, ये लिखा। ठीक है, सेकेंड है 2s 2p, थर्ड मान लो ये दे दिया 2s और 2ps दे दिया, 4 छोड़ देते हैं, ऑल ऑफ द या नन ऑफ द लिख लेना। तो आपको पता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑबो प्रिंसिपल इज नॉट एप्लीकेबल, किस में एप्लीकेबल नहीं है, ऑप्शन में भी करेक्ट मोर देन 1। तो यहां पे आपको ये बताया कि अकॉर्डिंग टू ऑबो प्रिंसिपल फर्स्ट ऑफ ऑल लो एनर्जी ऑर्बिटल्स आर कंप्लीटली ऑक्यूपाइड। क्या ये कंप्लीटली ऑक्यूपाई है क्या, 2s और 2p में किसकी एनर्जी कम होती है, 2s की। कैसे एनर्जी का पता चलता है, ये भी N+L रूल के बेसिस पे बताएंगे। देखो मैं यहाँ पे बता देता हूँ N+L रूल। N होता है सेल नंबर और L होता है एजिमुथल कंट्रोल नंबर, और जिसके लिए आपको वैल्यू जानते हैं SPDF है, इसकी वैल्यू आपको L के लिए बता चुके हैं 0 1 2 3 है। जैसे 2s और 2p में N की वैल्यू 2s के लिए 0, तो क्या होगा ये 2s 2 और ये 2 + 1 कितना होगा 3। पहले किस में इलेक्ट्रॉन आएगा, 2s में, उसके बाद में क्या होगा 2p में। यानी पहले 2s है वो कंप्लीटली फिल्ड होगा, उसके बाद में 2p में इलेक्ट्रॉन जाएगा। यानी जिसके लिए N+L की वैल्यू लो होती है उसमें इलेक्ट्रॉन पहले फिल होते हैं, उसके बाद में हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स में जाते हैं। तो यहाँ पे भी ये कंप्लीटली फिल्ड नहीं है, तो ये भी क्या है, नॉट अप्लीकेबल। यहाँ पे भी एप्लीकेबल नहीं है, इसके अंदर अप्लीकेबल है। ठीक है, तो ऑबो प्रिंसिपल, ऑबो का मतलब होता है कंस्ट्रक्शन करना, जर्मन वर्ड है, कोई साइंटिस्ट का नाम नहीं है।
और इन्होंने क्या बोला कि पहले इलेक्ट्रॉन उन ऑर्बिटल्स में कंप्लीटली फिल करो जिसकी एनर्जी लो होती है, उसके बाद में हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। नोट कर लिया इसको, आगे देखिए। इसके अंदर कुछ रूल है, उनको इंक्लूड किया गया है। जैसे मैं यहाँ पे n+l रूल की बात कर रहा था, एक बार मैं n+l रूल है इसी को एक्सप्लेन कर देता हूँ। हेडिंग लिखेंगे इसी के पार्ट है, इट इन्वॉल्व फॉलोइंग रूल्स, ये लिख लेना, इट इन्वॉल्व फॉलोइंग रूल्स। इसमें फर्स्ट ऑफ लिखना n+l रूल, और जिसके बेसिस पे आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिखते हैं। हालांकि मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एक अलग मेथड भी आपको बताया था, किसके अंदर, पीरियोडिक टेबल में एक अलग मेथड बताया था कि इसके बेसिस पे आप डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो, कितना भी बड़ा एटम हो। n+l रूल है, इसके बेसिस पे भी लिख सकते हैं। तो इसके अंदर फर्स्ट है n+l रूल। तो n+l रूल क्या बताता है कि इलेक्ट्रॉन आर ऑक्यूपाइड इन दोज ऑर्बिटल्स विच हैव लेस वैल्यू ऑफ n+l, जिसके लिए n+l की वैल्यू लेस होती है, उनकी एनर्जी कम होती है। और फिजिक्स से इसका भी एक फंडामेंटल रूल पढ़ते होंगे आप फिजिक्स में कि हमेशा कोई भी हो लो एनर्जी में रहना पसंद करता है, ठीक है। तो फिलअप भी कहां से होगा, लो एनर्जी लेवल से। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल, अकॉर्डिंग टू n+l रूल, electrons are occupied, first of all, yeah, firstly electrons are occupied those orbitals which have less value of n+l. Then after electrons are filled in those orbitals which have more n+l value, और जिसके लिए n+l वैल्यू ज्यादा उसका हायर एनर्जी लेवल होता है। Then after electrons are filled in higher energy level. और n+l रूल ये बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए भी यूज में लेते हैं, ऑल्सो यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो रिटर्न बाय n+l रूल। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन of an element, electronic configuration of an element is written by n+l रूल, जिसके लिए n+l रूल की वैल्यू कम होगी, पहले उसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ दो। जैसे मैं बात करूं 1s है, 2s है, 2p है, 3s, 3p, 3d, 4s, इसके लिए n+l की वैल्यू देखो। तो बेटा यहाँ पे n+l की वैल्यू देखेंगे तो यहाँ पर l की वैल्यू आप जानते हो, n की वैल्यू कितनी होगी +1, s के लिए देखो वैल्यू ऑफ l, s के लिए कितनी होती है 0, p के लिए 1, d के लिए 2 और f के लिए 3। 2 + 0, 2 + 1, 3 + 0, 3 + 1, 3 + 2, 4 + 0। तो यहाँ पे कितनी होगी वैल्यू 1, यहाँ पे कितनी होगी 2, यहाँ पे कितनी है 3, यहाँ पे 3, ठीक है। यहाँ पे भी कितनी है 4, यहाँ पे कितनी होगी 5, यहाँ पे 4। तो ये 5 वाला है, इसकी एनर्जी तो इनसे ज्यादा, तो इसमें इलेक्ट्रॉन याद करो 3p और 4s में पहले 3d और 4s में पहले इलेक्ट्रॉन किसमें फिल होता है 4s में, क्योंकि 4s के लिए n+l है, इसकी वैल्यू कम, उसके बाद में किसमें जाएगा 3d में। लेकिन यहाँ पे बेटा एक दिक्कत ये आती है कि यहाँ पर भी वैल्यू 3 है, इसके अंदर भी वैल्यू 3 है। n+l की वैल्यू अगर इक्वल आ जाए तो इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन दोज ऑर्बिटल्स विच हैव लेस वैल्यू ऑफ n। अगर n+l इक्वल आता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं जहां पे n की वैल्यू लेस होती है। तो यहाँ पे क्या हो गया ऑर्डर 1s, उसके बाद में 2s, 2p ये एनर्जी लेवल है, 3s, 3p, 4s एंड 3d। तो एक स्टेटमेंट और लिख लेना, इफ n+l value is equal for two orbitals, then electron is fill up in that orbital which have less value of n। मिटा दें इसको।
ये स्टेटमेंट भी मैं लिखवा देता हूं। और उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं n+l के लिए एक डायग्राम भी बना देते हैं। इफ टू ऑर्बिटल हैव if two orbitals have equal value of n+l, then electrons are filled in that orbital which have less value of n, जिसके लिए n की वैल्यू कम होती है उसमें पहले इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं। ठीक है, नोट कर लो, नोट कर लिया। आगे चलें। अब इसका मैं डायग्राम भी बना देता हूं। देखो ये 1s, सेकेंड वाले में क्या होता है 2s और 2p, कौन सी सेल में कितने सब सेल होती है पढ़ चुके हम, और जो भी नॉन है भी उनको मैं लिख देता हूं 3s, 3p और 3d। उसके बाद में होता 4s, 4p, 4d और 4 के अंदर f भी है। फिर होता 5s, 5p, 5d, जो डिस्कार्ड है अभी तक उन्हीं के लिए लिख रहे हैं। 6p, 6s, 6p, 7s। अब देखो इसको ऐसे मैं एरो के साइन से लगा रहा हूं, n+l रूल है, उसको सिंप्लीफाई कर रहा हूं, ऐसे एरो बना दी। ऐसे एरो बनाए। अब देखो इलेक्ट्रॉन है उसको देखो n+ किसके लिए कम होगा 1s के लिए कम होगा। उसके बाद में इसका जो हेड और टेल को मिला दो ऐसे। फिर 2s के बाद में क्या होगा 2p के बाद में 3s के बाद में क्या होगा 3p के बाद में 4s। देखो 4s के बाद में किस में जा रहा है 3d में। फिर ऐसे चलता जाएगा इलेक्ट्रॉन। इसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। हालांकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा, आपको बहुत डिटेल में बता चुके हैं पीरियोडिक टेबल में। तो पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा 1s, 2s, फिर 2p, फिर 3s, 3p और इस टाइप से ये चलेगा। यानी एनर्जी लेवल क्या होगा 1s, उसके बाद में 2s, उसके बाद में 2p, फिर 3s के बाद में क्या होगा 3p के बाद में 4s, 3d के बाद में 4p, उसके बाद में 5s है। 5s के बाद में देखिए किस में जा रहा है इलेक्ट्रॉन 5s के बाद में 4d, फिर 5p, 6s के बाद में 4f, 5d, 6p और सबसे लास्ट में किस में आ रहा है 7s। तो ये एनर्जी होती है, ये वाली एनर्जी इसके ऑर्डर में। आपको n+l के बेसिस पे ऐसे बेटा आपको दिया रहता है 2-3 ऑर्बिटल दे दिए, फिर पूछा जाता है एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो। तो n+l की वैल्यू के बेसिस पे बताना है। और फिर से बता रहे n+l के लिए जिसके लिए वैल्यू इक्वल हो जाती है वहां पर पहले इलेक्ट्रॉन किसमें फिल होता है जिसमें n की वैल्यू लेस होती है। लेकिन ये एक्सेप्शन होता है, एक्सेप्शन। इसमें 2 एक्सेप्शन आते हैं, एक तो लेंथेनम 57 और एक होता है एक्टिनम 89। इसमें इलेक्ट्रॉन पहले किस में आना चाहिए देखो 4f और 5d में पहले इलेक्ट्रॉन किस में आना चाहिए 4f फिर 5d में, लेकिन इसमें पहले किस में जाता है 5d में। ऐसे इसमें सेम एक्सेप्शन आता है। ये इसके एक्सेप्शन लेंथेनम और एक्टिनम 2 इसके एक्सेप्शन है। ठीक है, तो ये था n+l रूल। तो समझ में n+l रूल है जिसके बेसिस पे आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता सकते हो। साथ में ये बता सकते हो कि n+l रूल है इसके बेसिस पे, n+l है उसकी वैल्यू के बेसिस पे कि जिसके लिए किसमें एनर्जी कम होती है किसकी एनर्जी ज्यादा होती है। तो अब वो प्रिंसिपल क्या बोलता है जिसकी एनर्जी कम होती है पहले इलेक्ट्रॉन उसमें आते हैं और वो कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल होगा, उसके बाद में इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट ऑर्बिटल में जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखिएगा पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इसको नोट कर लीजिएगा बेटा, n+l रूल इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट है पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल।
देखो इन्होंने क्या बताया था, पाउली's एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पाउली's एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पाउली's एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। देखो पाउली's एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में पाउली ने क्या बताया, पाउली ने ये बोला था कि दो एटम के लिए सभी 4 क्वांटम नंबर हैं वो इक्वल नहीं हो सकती, मैक्सिमम 3 हो सकती। ऑल द 4 क्वांटम नंबर फॉर 2 इलेक्ट्रॉन नेवर बी सेम, चाहे वो इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल के क्यों ना। ठीक है, अकॉर्डिंग टू पाउली's प्रिंसिपल all 4 quantum number, all 4 quantum number of 2 electron of an atom, according to Pauli's principle all 4 quantum number of 2 electron of an atom never be same, कभी भी सेम नहीं हो सकती। मैक्सिमम 3 क्वांटम नंबर, मैक्सिमम 3 क्वांटम नंबर में भी सेम, मैक्सिमम 3 क्वांटम नंबर वो सेम हो सकती। और ये स्टार्ट होता है हीलियम से। 2 इलेक्ट्रॉन की बात करें, हाइड्रोजन में तो 1 ही होता है, स्टार्टेड फ्रॉम हीलियम। जैसे मैं हीलियम की बात करूं, क्या होता है 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। n की वैल्यू कितनी होगी 1 दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए, l की वैल्यू कितनी होगी 0, m की वैल्यू भी कितनी होगी 0, s की वैल्यू, अगर इसको मैंने, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, अपोजिट स्पिन वाले 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन विथ अपोजिट स्पिन। तो यहां पे इसको अगर आप प्लस हाफ मान रहे हो तो ये वाला क्या होगा माइनस हाफ, तो ये वाली इक्वल नहीं है। तो पाउली's का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, ये क्या बताता है, ये बताता है कि एक एटम के 2 इलेक्ट्रॉन की ऑल 4 क्वांटम नंबर नेवर बी इक्वल। ठीक है, नोट कीजिए इसको, लिख लिया बेटा। एक और बता देते हैं, यहां पे पाउली ने एक स्टेटमेंट और भी बताया था कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं विथ अपोजिट स्पिन। अकॉर्डिंग टू पाउली एन ऑर्बिटल हैव मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन विथ अपोजिट स्पिन। हैव मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन विथ अपोजिट स्पिन। अकॉर्डिंग टू पाउली एन ऑर्बिटल हैव मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन विथ अपोजिट स्पिन। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन और विथ अपोजिट स्पिन। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट लिखिएगा हॉर्न्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी प्रिंसिपल। हॉर्न्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी प्रिंसिपल। हॉर्न्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी प्रिंसिपल। हॉर्न्स का मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी प्रिंसिपल क्या बोलता है बेटा, हॉर्न्स का मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी प्रिंसिपल डिजनरेट ऑर्बिटल्स के लिए एप्लीकेबल होता है। डिजनरेट ऑर्बिटल क्या होते हैं, जिसकी एनर्जी इक्वल होती है। इट इज एप्लीकेबल फॉर डिजनरेट ऑर्बिटल्स। इट इज एप्लीकेबल फॉर डिजनरेट ऑर्बिटल्स। डिजनरेट ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, इट इज एप्लीकेबल फॉर डिजनरेट ऑर्बिटल्स। डिजनरेट ऑर्बिटल्स कौन से होंगे, ऐसे ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी इक्वल होती है। इक्वल एनर्जी लेवल ऑर्बिटल्स आर नोन एज डिजनरेट ऑर्बिटल्स। इक्वल एनर्जी
orbitals are known as degenerate orbitals and phenomena is known as degeneracy, ये भी बोल देते हैं। तो ये किसके लिए एप्लीकेबल होगा? डिजेनरेट ऑर्बिटल्स के लिए। और ये क्या बोलता है? इसने ये कहा था कि डिजेनरेट ऑर्बिटल में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, उसके बाद में पेयरिंग करना स्टार्ट करते हैं। आफ्टर द फिल अप ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, आफ्टर द फिल अप ऑफ ऑल ऑर्बिटल्स बाई one electron, then after pairing will start. According to this principle, when all degenerate orbitals are filled by one unpaired electrons, then after pairing will start. Pairing will started with opposite spin। ठीक है, जैसे मैंने ऑक्सीजन ले लिया, मान लो ऐसे सपोज कर रहे हैं, जैसे मैंने लिखा 1s2 2s2 2p4, तो यहाँ पे जैसे ये इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं, p है 2p है, इसमें सबकी एनर्जी इक्वल रहेगी, n+l के बेसिस पे इक्वल एनर्जी है। तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन हो तो ऐसे नहीं कर सकते 2 ऐसे भर दिए फिर 2 ऐसे 4, ऐसे नहीं। आपको पहले क्या करना है, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन को फिल करना है, ऐसे 1 1 1 3 हो गए सारे, उसके बाद में पेयरिंग करना स्टार्ट है। ये सही है। मान लो कि कार्बन दे रखा आपको, क्या था 1s2 2s2 2p2, s में 2 इलेक्ट्रॉन है, p में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, आपने ऐसे कर दिया, क्या सही है क्या? नहीं, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करना। अगर सारे कंप्लीट फिल हो गए ऑर्बिटल, डिजेनरेट ऑर्बिटल, उसके बाद में पेयरिंग स्टार्ट है। अगर यहां पे ये दे रखा हो तो ये सही है, यानी उनका मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी प्रिंसिपल स्टार्ट ही कहां से होता है? कार्बन। इट इज स्टार्टेड फ्रॉम कार्बन इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में ये स्टार्ट होगा कार्बन से। ठीक है, नोट कर लीजिए। एक और बता देते हैं इसके अंदर, एक और बताते हैं, लिखो स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स। स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स। Stability of half filled and full filled orbitals। देखिए, स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल। हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल होते हैं वो नियरेस्ट कॉन्फ़िगरेशन से ज्यादा स्टेबल होते हैं। पीरियोडिक टेबल में भी आपको बताया था क्यों होते हैं, ड्यू टू सिमेट्री। उसमें सिमेट्री होती है और सिमेट्री जिसमें प्रेजेंट होती है उनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। लिखेंगे हाफ फील्ड, ये बेटा जनरली एस के लिए तो अप्लीकेबल नहीं मानते, पी और डी के लिए जनरली मानते हैं, एफ के लिए भी मान सकते हो। हाफ फील्ड एंड fulfilled orbitals are more stable as compared to nearest configuration। हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल आर मोर स्टेबल एज कंपेयर टू नियरेस्ट कॉन्फ़िगरेशन। जैसे कि एक जगह आपको दे रखा हो P6 है, एक जगह P5 है, कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा? ये फुल फील्ड। क्यों होता है? ड्यू टू सिमेट्री, ड्यू टू सिमेट्री ऑफ हाफ फील्ड, ड्यू टू सिमेट्री ऑफ हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल्स।
ड्यू टू सिमेट्री ऑफ हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल्स। हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल इसकी सिमेट्री के कारण, देखो p की बात करें जैसे 2p6 है या 2p5 जो भी है, p की बात करें हम तो देखो किसी भी ऑर्बिटल को देखोगे x डायरेक्शन देखो, y डायरेक्शन या z डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन इक्वल मिल रहे हैं, यहाँ पे भी 2 है, इस पे 2, किसी को भी कट करो एक जैसे मिल रहे हैं तो उसको बोल देते हैं सिमेट्री। p में देखोगे तो 1 1 1 पहले एक इलेक्ट्रॉन है फिर पेयरिंग, ये दोनों तो सिमेट्रिक है लेकिन इसके साथ सिमेट्री है क्या, नहीं, इसलिए कौन ज्यादा स्टेबल होगा 2p6। ऐसे ही p3 और p4 को आप देखोगे तो कौन सा ज्यादा होगा p3 में देखो एक इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, एक जैसे ऑर्बिटल है, यानी इलेक्ट्रॉन का फिलअप एक जैसा हो, वहां पे सिमेट्री होगी। प्रत्येक ऑर्बिटल को कहीं से भी कट करके देखो क्या मिल रहा है आपको, सिंगल इलेक्ट्रॉन, यानी सभी डायरेक्शन में इक्वल अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जबकि यहाँ पे देखो एक इलेक्ट्रॉन आने के बाद में पेयरिंग होगी, ठीक है। और बेटा इस रूल का यूज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में करते हैं डी ब्लॉक के लिए। डी ब्लॉक में देखो कहीं पर भी D4 कॉन्फ़िगरेशन है और कहीं पे D5 कॉन्फ़िगरेशन है तो ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी है, D5 की, ड्यू टू हाफ फील्ड स्टेबिलिटी, क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट रहेगा, सिमेट्री। जैसे D9 और D10 है तो किसकी ज्यादा होगी, D10 में क्या हो, D में 5 ऑर्बिटल होते हैं ना, D में 5 ऑर्बिटल, देखो 1 2 3 4 5, इसमें तो हाफ फील्ड स्टेबिलिटी आएगी। और D10 पेयरिंग करोगे इसमें क्या होगा, फुल फील्ड स्टेबिलिटी। तो ये हाफ फील्ड स्टेबिलिटी के कारण आ रहा है, ये वाला फुल फील्ड स्टेबिलिटी है। अब देखिए आगे, जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इसका यूज होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में D और F के लिए एप्लीकेबल है। F के लिए भी ऐसे होगा, F7 है, F के अंदर कितने और ऑर्बिटल्स होते हैं, F सब सेल में 7, तो अगर 7 इलेक्ट्रॉन है तो 6 और 8 से ज्यादा स्टेबल होगा, अगर वहां पर 14 इलेक्ट्रॉन है तो 13 वाले से ज्यादा स्टेबल होगा। देखो इसका यूज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में भी होता है। वैसे पीरियोडिक टेबल में ये भी बताया था बेटा, नहीं देखा तो वहां से लेक्चर आप देख सकते हैं। और बता देते हैं, जैसे फिर से मैं बता दें, जैसे क्रोमियम है 24 कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, क्या होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d4, 24 इलेक्ट्रॉन हो गए। देखो 10 यहां तक हो गए, 10 यहां तक होगी, 20 ये हो गया। लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गलत होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो करेक्ट है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5, ये वाला करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर D4 में और यहाँ पे क्या है D5, और D5 आ गया तो यहाँ पे क्या होगा, हाफ फील्ड स्टेबिलिटी, हाफ फील्ड स्टेबिलिटी। और हाफ फील्ड स्टेबिलिटी आने के कारण ये वाला कॉन्फ़िगरेशन में इलेक्ट्रॉन रहना पसंद करता है, इसलिए ये कॉन्फ़िगरेशन आएगा, ठीक है। इसके एविडेंस मिलते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करके देखते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे, ठीक है। ऐसे जिंक देखोगे एटॉमिक नंबर होता है 30, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 1s2 2s2 2p6, सॉरी कॉपर लेते हैं, कॉपर 29 3s2 3p6 4s2 और 3d9, 20 यहां तक थे और 9 29। लेकिन बेटा ये वाला भी गलत है, क्योंकि D9 की कंपैरिजन में क्या होता है D10, और D में जब भी हाफ फील्ड या फुल फील्ड की स्टेबिलिटी एक इलेक्ट्रॉन के कारण ब्रेक होती है तो वहां पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होकर ये हाफ फील्ड और फुल फील्ड बन जाते हैं, ठीक है। तो ये होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 एंड 3d10, ये। और ये किसके कारण बताओगे, ड्यू टू, ये तो हाफ फील्ड के कारण आ रहा है, और यहाँ पे स्टेबिलिटी वो किसके कारण आ रही है, फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, ये होगी ड्यू टू फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो बेटा इस टॉपिक में देखिएगा हमने क्या क्या पढ़ा है, कंप्लीट हो गया आपका। हालांकि एटॉमिक स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं हुआ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक और बचा हुआ है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, एक लेक्चर और बाकी है इसका, फिर कंप्लीट हो जाएगा। देखो आज के टॉपिक में हमने क्या पढ़ा, इस टॉपिक के अंदर हमने पढ़ा ओबो प्रिंसिपल। ओबो का मतलब क्या होता है, बिल्डअप, कंस्ट्रक्शन करना। कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे उन्होंने बताया था, पहले लोअर वाला सेल है उसको भरोगे, उसके बाद में अपर में जाओगे, लोअर ऑर्बिटल वो कंप्लीट फिल होने के बाद में अपर में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। अब एनर्जी का कैसे पता चलेगा कि किसकी एनर्जी लोअर किसकी ज्यादा है, तो n+l के बेसिस पे। जिसके लिए n+l की वैल्यू कम होती है उसकी एनर्जी कम है, जिसके लिए n+l की वैल्यू ज्यादा है उसके लिए एनर्जी भी ज्यादा है। अगर दो ऑर्बिटल है उसके लिए n+l की वैल्यू इक्वल आ रही है तो किसकी एनर्जी ज्यादा होगी, जिसके लिए n की वैल्यू कम हो। लेकिन दो एक्सेप्शन है, लेंथेनम और एक्टिनम।
फिर पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या बोलता है, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम अपोजिट स्पिन वाली 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं और चारों क्वांटम नंबर एक एटम के 2 इलेक्ट्रॉन्स की कभी भी इक्वल नहीं होती, ठीक है। हुंस मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी क्या बोलता है कि डिजेनेट ऑर्बिटल्स में एप्लीकेबल है कि एक एक इलेक्ट्रॉन भरने के बाद में पेयरिंग करना स्टार्ट करूं। और फिर स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड की स्टेबिलिटी हाफ फील्ड और फुल फील्ड के नियरेस्ट कॉन्फिगरेशन से ज्यादा होती है ड्यू टू सिमेट्री, ठीक है। तो ये था बेटा आज का लेक्चर, एक लेक्चर और रिमेन है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द वेरी बेस्ट।